हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ पुत्र यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऑस्टेंसिबल ओनर के बारे में, जिसको डील करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 41। प्रॉपर्टी जो ह्यूमन लाइफ के लिए, ह्यूमन नीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करती है, और इसकी वजह से इंडिया में आर्टिकल 31 के अंदर इसको एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया हुआ था। लेकिन 44th अमेंडमेंट के बाद इसको आर्टिकल 300A के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का दर्जा दिया गया। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट के जरिए, जैसे बैनामा वगैरह आप कराते हैं, उसके अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर विल बना सकते हैं, वसीयत बना सकते हैं। तो ये सारे तरीके होते हैं। इन्हीं में से एक तरीका होता है ट्रांसफर बाय द ऑस्टेंसिबल ओनर। तो हम पहले समझ लेते हैं ऑस्टेंसिबल क्या होता है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है, ऑस्टेंसिबल रिफर्स टू समथिंग दैट इज नॉट रियल बट सीम्स टू बी रियल। मतलब जो आदमी आपको प्रॉपर्टी दे रहा है वो प्रॉपर्टी का रियल ओनर नहीं है। उस लग रहा है कि आपको रियल ओनर है, बट वहां पर है नहीं, उसको कुछ पावर्स दी गई हैं। तो यही होता है ऑस्टेंसिबल ओनर। जो मेन ओनर होता है उसकी कंसेंट से, जो कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है, पर उसकी कंसेंट से उसको राइट्स मिले होते हैं उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के, उसी पर्सन को कहा जाता है। जिस पर्सन को राइट मिले होते हैं ट्रांसफर करने से, उसी पर्सन को कहा जाता है ऑस्टेंसिबल ओनर। एक्ट क्या कहता है, यानी कि सेक्शन 41 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 क्या कहता है। सेक्शन 41 प्रोवाइड करता है दैट इफ where an immovable property is transferred by an ostensible owner with express or implied consent of the real owner, then the transfer cannot be denied by the real owner। यानी कि अगर ऑस्टेंसिबल ओनर किसी भी ट्रांसफर को करता है और उसके पास इम्प्लाइड है, एक्सप्रेस कंसेंट है रियल ओनर की, तो उस ट्रांसफर को वॉइड नहीं कहा जा सकता या वॉइडेबल नहीं कहा जा सकता रियल ओनर के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में जो सेक्शन 41 में ही दी गई हैं। सबसे पहले बात कही गई है कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर है उसको एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट मिला होना चाहिए रियल ओनर से कि वह ट्रांसफर अब कर सकता है। सेकेंडली, वहाँ पे कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते टाइम। ये नहीं होना चाहिए कि उसने गिफ्ट कर दिया, ऑस्टेंसिबल ओनर वो गिफ्ट वगैरह ऐसे नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन कि इतना पैसा लिया, इतना या कुछ भी लिया, सोना लिया, आप जैसे भी आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन सिंपल। देन थर्ड इज देयर व्हेन ट्रांसफरी, जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है, अगर वह गुड फेथ में काम नहीं कर रहा है, देन इट विल बी वॉइड। इट मीन्स दैट ट्रांसफरी को गुड फेथ में काम करना चाहिए, यानी कि उसको पता है कि ऑस्टेंसिबल ओनर है, रियल ओनर नहीं है, फिर वो उसको बेवकूफ़ बनाने आ जाए, फ्रॉड करने आ जाए उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन भी ट्रांसफरी को लेकर ही है कि उसको सब कुछ चेक करना चाहिए, केयर करना चाहिए कि ऑस्टेंसिबल ओनर क्यों है, कहाँ से आया है, क्या ये है भी या नहीं है, इसको उतनी पावर्स दी गई हैं या नहीं है, ये सब चेक करना ट्रांसफरी की ड्यूटी है। ओके, तो ये है कुछ एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ट्रांसफर बाय एन ऑस्टेंसिबल ओनर। कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं हो सकते हैं, जैसे कि कोई मॉर्टगेजर है, कोई मॉर्टगेज जिसने किसी की प्रॉपर्टी ली है, वो उसका ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं होता है, क्योंकि उसने सिर्फ कुछ कंडीशंस के अंदर प्रॉपर्टी ली होती है। वो कंडीशन फुलफिल होने के बाद उसको प्रॉपर्टी वापस देनी होती है। कोई भी मैनेजर या ट्रस्टी जो है किसी भी आइडल का, वो ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आइडल अपनी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन कंसेंट नहीं दे सकता है। ओके, और कोई भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड मैनेजर और एजेंट नहीं हो सकता है। जैसे कोई भी अपने आप को मैनेजर बोलने लगे किसी भी प्रॉपर्टी का, तो वो ओनर नहीं हो सकता। जैसे कि किसी होटल का मैनेजर है, वो सिर्फ होटल का मैनेज करने के लिए है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए नहीं है, तो वहाँ पर वो नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ। और आपका को शेयर इन ऑक्यूपेशन इन जॉइंटली शेयर्ड फैमिली प्रॉपर्टी ऑफ रेजिडेंस, कोई भी को शेयर है वो ऑस्टेंसिबल ओनर नहीं कर सकता, क्योंकि को शेयर में आपको पहले परमिशन चाहिए दूसरे पर्सन की भी
शेयर करने से पहले। ओके, देन आप जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। मोस्ट ऑफ द रीजंस होते हैं कि कोई भी अब्रॉड चला जाता है या फिर किसी के पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है कि वो उसको अकेले मैनेज नहीं कर सकता है। जैसे आपने देखा हो बड़े बड़े एक्टर्स के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, बट वो अब आके तहसील में आके बयाना तो कराएंगे नहीं, तो वो दूसरे के जरिए ही ट्रांसफ़र कराते हैं, वो ही वहाँ पे ऑस्टेंसिबल ओनर का यूज़ करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 के बाद क्या चेंज आया। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? बेनामी ट्रांजैक्शन होते हैं जब कोई आदमी पैसे तो दे रहा होता है लेकिन प्रॉपर्टी को अपने नाम नहीं करा रहा होता है, किसी और के नाम पर करा रहा होता है। तो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के बाद क्या हुआ कि जो ऑस्टेंसिबल ओनर था, यानी कि जिसके नाम पे कराई जा रही थी पर वो पैसे नहीं दे रहा था, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के बाद यह होल्ड किया गया कि जो भी ऑस्टेंसिबल ओनर वहां पे होगा वही रियल ओनर माना जाएगा और उसी के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर मानी जाएगी। बेनामी ट्रांजैक्शंस मोस्टली लोग अपने टैक्स वगैरह से बचने के लिए करते हैं, या फिर सरकारी जॉब में होता है तो उसको उतना परमिशन नहीं दी होती है कि अपना अगर वो कमा रहा है तो ज़मीन खरीद सके, या फिर बहुत से लोग होते हैं करप्शन कर करके अनलिमिटेड कमा लेते हैं तो वो बेनामी ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब बेनामी ट्रांजैक्शन में कुछ एक्सेप्शन भी है। वो एक्सेप्शन है कि इट डज नॉट एप्लीकेबल टू को-पार्टनर्स इन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड ट्रस्टी स्टैंडिंग इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी। ओके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पे अप्लाई नहीं होता और ट्रस्टी पर अप्लाई नहीं होता है जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में स्टैंड कर रहा है। लेते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज सेक्शन 41 जो है सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सिमिलर है, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ जो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोबल की, यह डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट के भी सिमिलर है। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि एक बार जब रियल ओनर ने कह दिया कि ऑस्टेंसिबल ओनर को राइट है ट्रांसफर करने का, तो वो बाद में आके यह नहीं कह सकता कि यह अनऑथराइज्ड पर्सन था और इसके जरिए जो ट्रांसफर किया गया है वो वैलिड नहीं है। तो यहीं पर डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल लग जाता है। सेकंड पॉइंट, जो कंसेंट दी गई है रियल ओनर के द्वारा वो कंसेंट फ्री होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोर्जन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। थर्ड है उसको अपने राइट्स पता होना चाहिए, जो उसके एक्शंस और इनएक्शंस है वही अप्लाई होंगे उसके कंसेंट को डिफाइन करने के लिए। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कोर्ट डिसाइड करता है कि कंसेंट फ्री थी या नहीं थी, एक्सप्रेस थी या इम्प्लाइड थी। ओके, थर्ड पॉइंट, ये जो रूल है ये एक एक्सेप्शन होता है ना आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कि नो पर्सन कैन कन्फर बेटर टाइटल टू अनदर देन ही हिमसेल्फ हैज, यानी कि जो रियल ओनर है उससे बेटर कोई भी टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता है, लेकिन ऑस्टेंसिबल ओनर इस रूल का एक्सेप्शन है। और आपका फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि सेक्शन 41 इज एप्लीकेबल ओनली टू नॉन ग्रेटिट्यूस ट्रांसफर, फॉर एग्जाम्पल सेल, मॉर्गेज, लीज और एक्सचेंज। यानी कि जो 41 है वो इन्हीं चीज़ों पे अप्लाई होता है, सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज। अदर वैसे अप्लाई नहीं होगा कि आप ऑस्टेंसिबल ओनर हैं तो आप गिफ्ट कर देंगे किसी को। ओके, और आपका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं रह जाता है। और थोड़ा बात कर लेते हैं केस लॉज हैं, इसके इम्पोर्टेंट नाम है जया दयाल पोद्दार वर्सेस बीबी हजारा 1974 सुप्रीम कोर्ट का केस है। और यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट केस है राम कुमार कोंडू वर्सेस मैक्विन। तो ये इन दोनों केसेस में जो कोर्ट थे उन्होंने कुछ कंडीशंस अप्लाई करी थी इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं है, या फ्री कंसेंट है या नहीं। इन दोनों चीज़ों को लेके कुछ कंडीशंस या टेस्ट कह लीजिए इसको प्रोवाइड करे थे, और उस टेस्ट में बेसिकली वही चीज़ें प्रोवाइड की गई थी कि गुड फेथ होना चाहिए, जो ट्रांसफरी है उसको पता होना चाहिए कि कौन ऑस्टेंसिबल ओनर है कौन रियल ओनर है, ट्रांसफरी भी गुड फेथ में काम करना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। यही सारे इम्पोर्टेंट
रूल्स बनाए गए इन दोनों केसेस के अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद कर रहा हूँ आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।